Assalamu alaikum all of you. This is Shahrukh Salim and I hope you all are fine. आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नेम है मोमेंटम या इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि किसी बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसको हम कहते हैं इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है बेसिकली वो क्वांटिटी ऑफ मोशन को शो करता है। तो इस तरह इसको हम लिख सकते हैं कि इट शोज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो इस तरह से मोमेंटम ये बॉडी के क्वांटिटी ऑफ मोशन को शो करता है। अब इसके बाद देखें, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं मैथमेटिकली। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पर इक्वल है m के और इसकी वेलोसिटी इक्वल है यहाँ पर v के। तो मैथमेटिकली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ये कहलाता है यहाँ पर मोमेंटम। मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं कि ये होता है बॉडी का मोमेंटम। तो मैथमेटिकली हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं यहाँ पर मोमेंटम। तो बेसिकली प्रोडक्ट के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लिकेशन। कि अगर आप मास और वेलोसिटी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इक्वल होता है बॉडी के मोमेंटम के। अब सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल पी से। तो लोअर केस पी या स्मॉल पी ये होता है यहाँ पर सिंबल इस मोमेंटम के लिए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P, जो बेसिकली एक स्मॉल p होता है, राइट। या इसको हम लोअर केस p भी कहते हैं। तो ये होता है सिंबल मोमेंटम के लिए यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर हमें इसको लिखना हो वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर की फॉर्म में देखें इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो मोमेंटम ये है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो सिंबॉलिकली इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। और अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर की फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद देखें इसका फार्मूला। तो फार्मूला होता है इसका P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ये होता है फार्मूला इस मोमेंटम के लिए। अब इसी को लिखना हो आपको वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में देखें इसको इस तरह लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, और ये होता है यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी। तो क्योंकि मास की वैल्यू होती है यहाँ पर कांस्टेंट, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो P इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इस तरह से ये होता है फार्मूला वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम के लिए। अब इसके बाद देखें यूनिट। तो मोमेंटम का SI यूनिट ये होता है यहाँ पर kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका हम लिखते हैं SI यूनिट कि जिस तरह आप देख सकते हैं मास, तो इसका होता है यूनिट kg मीन से किलोग्राम, और वेलोसिटी इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड ये होता है यूनिट मोमेंटम के लिए, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ये होता है न्यूटन स्पेस और ये सेकंड। तो न्यूटन सेकंड या फिर kg मीटर पर सेकंड ये होता है यूनिट इस मोमेंटम के लिए। तो ये होता है इसका बेस यूनिट kg मीटर पर सेकंड, राइट। कि अगर हमें बेस यूनिट की फॉर्म में लिखना हो तो बेस यूनिट की फॉर्म में इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो kg मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड ये होता है SI यूनिट फॉर मोमेंटम। अब इसके बाद देखें इसकी नेचर। तो क्योंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों होती हैं, तो मोमेंटम जो है यहाँ पर ये है एक वेक्टर क्वांटिटी।
तो यहाँ पर जो नेचर है मोमेंटम के लिए ये है इसकी वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पर होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला कि इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, तो ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला। जिस तरह आप पढ़ चुके हैं बेस यूनिट, कि इसका बेस यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो केजी शो करता है मास को जिसकी होती है डायमेंशन कैपिटल एम। इसके अलावा मीटर ये शो करता है लेंथ को जिसकी होती है डायमेंशन कैपिटल एल। और टाइम यानी कि सेकंड ये शो करता है टाइम को जिसकी होती है डायमेंशन कैपिटल टी और इसकी पावर -1, क्योंकि ये होता है मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से देखें मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड ये होती है डायमेंशन इस मोमेंटम के लिए। तो ml/t की पावर -1। अब इसके बाद देखें डायरेक्शन। तो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग, कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी ही डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम भी होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं तो इस तरह से मोमेंटम की डायरेक्शन ये होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग। अब यहाँ पर देखें साइन कन्वेंशन। तो अगर मोमेंटम की वैल्यू होती है पॉजिटिव, लेट से, तो मोमेंटम की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ये शो करती है यहाँ पर कि बॉडी जो है ये मूव कर रही है राइट साइड की तरफ। तो अगर p इज इक्वल टू पॉजिटिव तो इसके मीनिंग होते हैं यहाँ पर कि बॉडी जो है वो राइट साइड या फिर अपवर्ड जो है वो मूव कर रही है, राइट। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर मोमेंटम की वैल्यू हो नेगेटिव, कि इफ़ p इज इक्वल टू नेगेटिव, तो ये यहाँ पर शो करती है कि बॉडी की डायरेक्शन जो है ये होगी लेफ़्ट साइड पर या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होती हैं कुछ साइन कन्वेंशन मोमेंटम के लिए जो इसमें हम यूज़ करते हैं कि अगर p की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगी राइट साइड या फिर अपवर्ड, और अगर p की वैल्यू है नेगेटिव तो डायरेक्शन होगी लेफ़्ट साइड या फिर डाउनवर्ड। तो ये हम यूज़ करते हैं कुछ साइन कन्वेंशन मोमेंटम के लिए। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड करती है बॉडी के मास और बॉडी की वेलोसिटी पर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम की जो वैल्यू है बेसिकली ये डिपेंड करती है बॉडी के मास पर, कि बॉडी का मास कितना है, कि बॉडी जो है एक हैवी बॉडी है लाइक ट्रक, या फिर बॉडी जो है एक लाइट बॉडी है जैसे कि बुलेट, राइट। और इसके अलावा ये डिपेंड करती है बॉडी की वेलोसिटी पर, कि बॉडी जो है कितनी फास्ट या कितनी स्लो जो है वो मूव कर रही है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं तो इस तरह से मोमेंटम की वैल्यू बॉडी के मास और इसकी वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। तो जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा इतना ही बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जितनी बॉडी फास्ट मूव करेगी इतना ही बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो जब ये मोमेंटम डिपेंड करता है बॉडी के मास और इसकी वेलोसिटी पर। अब इसके बाद देखें कि अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो इसका मोमेंटम इक्वल होता है 0 के। तो इस तरह पे अगर कोई बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो इसका मोमेंटम होता है 0। अब ये 0 क्यों होता है? तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं फार्मूला कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। तो जब कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी इक्वल होती है 0 के। तो मास, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर मास तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर जो है बेसिकली बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0।
तो मोमेंटम इज इक्वल टू 0 अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। अब इसके बाद देखें एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास ट्रक और कार हो और ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हों, तो इस कंडीशन में ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार। तो इसको देखें हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर ट्रक और कार दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हों, तो इस कंडीशन में ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है? तो क्योंकि ट्रक का मास जो है वो ज़्यादा होता है, तो ट्रक के मास ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होता है। मीन्स के दोनों की यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम है, बट ट्रक का मास जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा इसका मोमेंटम जो है ये भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो इस तरह पे ट्रक के मास ज़्यादा होने की वजह से ट्रक का मोमेंटम जो है वो इस कंडीशन में ज़्यादा होगा। अब इसके बाद देखें एक और एग्जाम्पल, और इसमें हम कह रहे हैं कि लेट से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक को हम कह रहे हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, और एक को हम कह रहे हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट सपोज किए हैं, एक को हम कह रहे हैं फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और एक को हम कह रहे हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो है बेसिकली इन दोनों के मासेस सेम है, मीन्स कि इसका मास भी इक्वल है यहाँ पर m के, और इसका मास भी यहाँ पर इक्वल है m के। तो इस कंडीशन में जो मोमेंटम ज़्यादा होगा वो इस फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो इसका मोमेंटम होगा ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के। तो क्योंकि मास जो है ये तो दोनों का सेम है यहाँ पर, बट इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा और इसका मोमेंटम जो है ये इसके मुकाबले में कम होगा। राइट। तो इस तरह से ये एक और एग्जाम्पल थी कि अगर आपके पास बॉडीज़ के मासेस जो हैं वो सेम हो, तो इस कंडीशन में मोमेंटम जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास वेलोसिटी सेम हो, तो इस कंडीशन में मोमेंटम जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। तो ये दो जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल थी, और इनको हम मैथमेटिकली बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास सेम वेलोसिटीज़ हैं तो इस कंडीशन में मोमेंटम डिपेंड करेगा बॉडी के मास पर, और अगर आपके पास सेम मासेस हैं तो इस कंडीशन में मोमेंटम ये डिपेंड करेगा बॉडी की वेलोसिटी पर। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अगर मासेस जो हैं अगर वेलोसिटीज़ जो हैं वो सेम हो, और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अगर दोनों के मासेस जो हैं वो सेम हो। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि दो बॉडीज़ जिनके डिफरेंट मासेस और डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, बट इनके मोमेंटम जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, देखें इस तरह से कि P1 ये है मोमेंटम बॉडी 1 का, इस इक्वल टू P2 ये है मोमेंटम बॉडी 2 का। तो दोनों के मासेस और वेलोसिटीज़ डिफरेंट हैं, बट इनके मोमेंटम जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो फॉर्मूला होता है मास 1 मल्टीप्लाई बाय V1, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये होता है फार्मूला मोमेंटम के लिए। फिर इसी तरह से बॉडी 2 के लिए ये हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाय V2। अब यहाँ से अगर इनको हम सेपरेट कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें इस तरह से कि V1 अपॉन V2, इसको यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें, वेलोसिटीज़ को अलग कर लें, मासेस को अलग कर लें, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर मोमेंटम जो है वो दोनों आपस में इक्वल हो दो बॉडीज़ के। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट मोमेंटम, क्योंकि दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम जो है वो तो सेम है, तो एट कांस्टेंट मोमेंटम
वेलोसिटी जो है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर आपके पास मोमेंटम जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी ये मास के यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से ये भी एक होता है रिलेशन, अगर आपके पास मोमेंटम जो है बॉडी का वो कांस्टेंट हो। तो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट। तो हर कंडीशन में यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट होगा वो आपस में इक्वल होगा अगर आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट है। मीन्स कि एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगी, राइट। तो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अगर आपके पास मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक, और ये है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है ये इसमें हम ड्राइव करेंगे। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि जब हम किसी बॉडी पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। मीन्स कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी ही डायरेक्शन में बॉडी जो है ये एक्सेलरेट कर रही है। अब क्योंकि यहाँ पर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है मीन्स कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ये होगा यहाँ पर vi से vf। vi जो है ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। बट जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी है हो गई यहाँ पर vf जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम में आया है तो ये है यहाँ पर डेल्टा t के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं एक नेट एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पर F जो है बेसिकली ये है यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करके हम बॉडी का मोमेंटम जो है वो चेंज कर रहे हैं। मीन्स कि इसके मासेस तो यहाँ पर सेम रहें, तो m जो है ये है बॉडी का मास, राइट। जबकि इसकी वेलोसिटी जो है ये यहाँ पर चेंज हो गई। तो फोर्स अप्लाई करने से पहले ये थी vi इसकी इनिशियल वेलोसिटी, बट फोर्स अप्लाई करने के बाद ये हो गई इसकी वेलोसिटी vf जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं एक नेट एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। अब इसके बाद देखें रिलेशन। तो क्या होता है रिलेशन? तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर इसका मास जो है ये तो सेम है बट इसकी वेलोसिटी जो है ये यहाँ पर चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ए की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स के चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ए जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है बॉडी के एक्सेलरेशन को, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके फार्मूले से। अब ये m जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय vf इज इक्वल टू m vf। तो m का पहले हमने मल्टीप्लाई किया है फाइनल वेलोसिटी से, फिर देखें ये वाला माइनस। अब इस m को मल्टीप्लाई करेंगे इस इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय vi और डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इसको हम यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर देंगे। अभी जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम देखें इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल मोमेंटम जिसको हम कह देते हैं PF, फिर माइनस मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, ये होगा यहाँ पर इसका इनिशियल मोमेंटम जिसको हम कह देते हैं यहाँ पर PI। तो PF जो है ये शो कर रहा है फाइनल मोमेंटम को और PI जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है बॉडी के इनिशियल मोमेंटम को, और फिर ये डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब फाइनल माइनस इनिशियल इसको हम देखें इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये होता है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली डेल्टा से, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम
और फिर डिवाइडेड बाय ये टाइम डेल्टा टी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ड्राइव किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स कि जब हम किसी चीज़ को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेट, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसी को देखते हुए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। तो इस तरह से ये एक और स्टेटमेंट है इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब इसके बाद देखें यहाँ पे एग्जांपल। तो इस फॉर्मूले को कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम इस सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर बॉडी का मास जो है वो चेंज होता है। तो इस कंडीशन या इस सिचुएशन यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स के F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बॉडी का मास जो है वो चेंज होता है। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें एक रॉकेट की, तो जब रॉकेट एक्सेलरेट करता है तो इस कंडीशन में इसका मास जो है वो लॉस होता है, राइट। तो रॉकेट जब एक्सेलरेट करता है तो वहाँ पर इसका मास जो है लॉस होता है, मीन्स कि इसका मास जो है वो वेरी कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये है यहाँ पर रॉकेट की। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ रॉकेट बर्निंग फ्यूल। तो रॉकेट बर्निंग फ्यूल जो है यहाँ पर ये है एग्जाम्पल कि जिसमें मास जो है बेसिकली वो वेरी करता है। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मास की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है रॉकेट की कि जब रॉकेट एक्सेलरेट करता है तो उसका मास जो है वो लॉस होता है, राइट। मास लॉस हो रहा है मीन्स कि मास जो है वो इसका वेरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला ईजीली इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो मीन्स के इफ़ F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो इस कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है ज़ीरो के। तो इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स कि नो एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर जो मोमेंटम में चेंज होगा वो इक्वल होगा ज़ीरो के। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है फार्मूला इसका। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नेट फोर्स की जो वैल्यू है, जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, वो अगर इक्वल हो ज़ीरो के तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, इस इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी यहाँ पर जो है ये डिवाइड कर रहा है, इसको शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पर तो वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा पी मीन्स के चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ज़ीरो पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ को तो वो हो जाता है ज़ीरो। तो इस तरह से देखें यहाँ पर कि चेंज इन मोमेंटम जिसको हम कहते हैं डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो इस कंडीशन में मोमेंटम में चेंज जो होगा वो इक्वल होगा ज़ीरो के, राइट। मीन्स कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे अगर नेट फोर्स की वैल्यू इक्वल हो ज़ीरो के। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।